हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली हेल्ड पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स क्लास 6 का। अभी तक बच्चों जो आपके पेपर्स होते थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते थे, बट अब सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन वाइज में आपके मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल इस पेपर को ई सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन ए में 1 मार्क क्वेश्चंस है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन सी 3 मार्क्स, सेक्शन डी 4 मार्क्स एंड सेक्शन ई 6 मार्क्स क्वेश्चंस है। राइट, तो ये आपका पेपर सेक्शन वाइज डिवाइड है। अब मैं इस वीडियो में आपको सोल्यूशन बताऊंगी कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। राइट, सो नाउ लेट्स बिगिन। सो सेक्शन ए पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। तो 1 मार्क क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट आंसर भी लिख देते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट येस, अगर आपको सोल्यूशन सॉल्व करके आपका आंसर डिराइव हो रहा है तो बेटर है आप सोल्यूशन भी आप फेयर एरिया में ही शो कर दें। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज। आपको एलसीएम बताना है और ये ऑप्शंस गिवन है ए बी सी या डी। तो हम सॉल्व करेंगे तभी तो आपका आंसर आएगा। तो 12 एंड 16 का एलसीएम यहाँ पे देखते हैं। तो 12 एंड 16, सो एलसीएम के लिए आप ऐसे बनाएंगे 12, 16। ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 12 और 16 दोनों ही 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया 2 से। 2 6 12 एंड 2 8 16। अगेन 6 एंड 8 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 3 6, 2 4 8। देन आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 आ गया। तो 3 तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में नहीं आएगा, बट 4 स्टिल अभी 2 के टेबल में ही आ रहा है, तो हम अगेन इसे 2 से करेंगे। ये 3 एज इट इज रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 के टेबल में नहीं आएगा 2। तो यहाँ से 2 का 4 से किया, 2 2 4। अगेन यहाँ पे हम पहले 2 को ले लेते हैं। ये 3 एज इट इज रहा, 2 1 2 एंड देन 3 से किया, 3 1 3 एंड दिस 1 एज इट इज। आपको ये तब तक प्रोसेस करना पड़ता है जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। तो एलसीएम क्या आया है यहाँ पे? जो ये नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 कितना हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। सो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 48। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 48। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अब हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। What are the numbers which have more than 2 factors called? ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं जिनके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा होते हैं? तो अब हमें पहली बात तो हमें डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्वियसली ये क्लासेस में पढ़ाया गया होगा इंट्रोडक्शन में, बट स्टिल अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आप उनकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो पहला दे रखा है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, या फिर कह सकते हैं 2 के टेबल में आते हैं। तो इवन नंबर्स तो बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स में थोड़ी ना, इवन नंबर्स तो बहुत होते हैं। सो नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और वो नंबर खुद। जैसे अगर हम 3 की बात करें तो 3 किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। सो 1 एंड 3 यही 2 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, जैसे आपका 1 3 5 7 9, ये सारे आपके ऑड नंबर्स हो गए। अब बचे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यही तो पूछा था, व्हाट आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड? तो आप यहाँ पे कहेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया कंपोजिट नंबर्स, ऑप्शन सी। आपको शीट प्रोवाइड होती है एग्जाम में, तो आपको आंसर्स ऐसे शीट में लिखना होता है। पहले आप क्या करते थे, जो आपको बुकलेट देते थे, क्वेश्चन पेपर देते थे, उसी में सॉल्व करते थे। तो ये आपका राइटिंग मेथड हो जाएगा आपका शीट में। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। वो नंबर बताना है इन चारों नंबर से जो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है
डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है डिविजिबिलिटी बाय 5 का? आपको यूनिट प्लेस चेक करना है। यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 आता है, 0 या 5 ये दोनों डिजिट्स में से कोई नंबर है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। 422 में यूनिट प्लेस में 2 है, दैट इज यहाँ तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0 एंड 5 चाहिए हमें। 423 में 3 है यूनिट प्लेस पे, ये भी कैंसिल। 424 में 4 है यूनिट प्लेस पे, ये भी कैंसिल। बट यहाँ पे 425 पे यूनिट प्लेस पे क्या है 5, और हमने बताया डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल होता है कि यूनिट डिजिट जो होती है, यूनिट प्लेस जो होती है उसमें 0 या 5 आए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। Now let's look at the fourth question. The HCF of 12 and 40 is, आपको HCF निकालना है। HCF is highest common factor। 12 and 40 का निकाल के, और ये जो ऑप्शंस है इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। 12 and 40 का HCF, 12 and 40। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स देखेंगे कि फैक्टर्स किस में आते हैं। पहला नंबर है 12, तो 12 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। 2 के टेबल में आता है 2 6 ज़ा 12, देन 3 के टेबल में आता है 3 4 ज़ा 12, देन 4 3 ज़ा 12, फिर आता है 6 के टेबल में 6 2 ज़ा 12, एंड देन फिर 12 के ही टेबल में आता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके 12 के। अब हम देखते हैं 40 के। सो 40 में 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, देन आपके 2 के टेबल में आता है 2 2 ज़ा 4 होता है, साथ में 0 हो गया, 4 10 ज़ा 40, देन 5 8 ज़ा 40, देन 8 5 ज़ा 40, देन 10 4 ज़ा 40, 22 ज़ा 40, एंड फिर 40 के टेबल में, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 40 के। अब हम देखेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है जो दोनों में आ रहे हैं। तो देखिए 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 तो कॉमन है ही है। उसके आगे 2 है यहाँ पे, ओके, और आपके पास क्या है 4, बस यही है 1 2 एंड 4, ओके। तो ये तो हो गए कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में है, लेकिन हमें क्या निकालना है HCF। HCF मतलब कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4, और इसमें भी 4 है। जो सबसे मैक्सिमम नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो मैक्सिमम नंबर जो दोनों में कॉमन है दैट इज 4। सो 4 इसका HCF हो गया, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है, अदरवाइज आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी शो करके दिखा देती हूँ। जैसे आपको 12 एंड 40 का निकालना था, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अगर 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। लाइकवाइज दूसरा नंबर क्या गिवन है आपको 40, तो 40 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो आप। 2 से किया आपने 2 2 ज़ा 4 एंड 0, देन विद अगेन 2 10 ज़ा 20, 2 से किया 2 5 ज़ा 10, 5 से किया आपने 1। तो यहाँ पे देयरफॉर फैक्टर्स क्या आए 12 के आए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 40 के क्या आए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 2 कॉमन आ रहा है, अगेन आपका 2 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और तो यहाँ पे 3 है इसमें नहीं है, यहाँ पे 5 है इसमें नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 है यहाँ पे नहीं है। तो कॉमन यानी कि जो दोनों में है, तो दोनों में 2 एंड 2 कॉमन है। सो यहाँ से अगर हम HCF ऐसे निकालें तो HCF क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, तो यानी कि 2 इंटू 2 विच इज 4। तो कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आंसर आ गया करेक्ट सेम। तो HCF आया 4। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट इसमें बहुत स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स कमिट करी थी। क्या था, एवरी डैश ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। नंबर का क्या बड़ा भी होगा नंबर से या इक्वल होगा। तो नंबर का क्या होता है, नंबर का मल्टीपल। अब मल्टीपल कैसे होगा ये हम समझते हैं। लेट्स से मैं इसको आप एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से आपके पास कोई नंबर है 5, ठीक है। 5 एक नंबर है, 5 में अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करती हूँ, लेट्स से मैंने 5 में 1 मल्टीप्लाई किया 5 आया, 5 में 2 मल्टीप्लाई किया 10 आया, 5 में 3 मल्टीप्लाई किया 15 आया, एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे देखा, जब मैं किसी नंबर में, यहाँ पे बोला था ना कोई भी नंबर लेते हैं, किसी भी नंबर में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या तो वो उसी नंबर के सेम नंबर के इक्वल आ रहा है या वो उससे बड़ा आ रहा है,
यही तो आ रहा है ना। मैंने कोई नंबर लिया, अगर मैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो या तो वो उसी सेम नंबर के मल्टीप्लाई में इक्वल आ रहा है, या उस नंबर से आंसर देखो 10, 15 ये सारे 5 से बड़े हैं ना, तो या तो बड़ा आ रहा है। तो क्या हो गया, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। कोई भी जो मल्टीपल होता है नंबर का, किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उसके इक्वल हो जाता है, किसी भी नंबर, हमने एग्जाम्पल लिया था ना 5, किसी भी नंबर का मल्टीपल करें या तो अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या तो उसी के इक्वल हो जाता है या उससे ग्रेटर हो जाता है। तो ये रूल होता है। रूल क्या कहता है, देखिए रूल ये कहता है कि हमने कोई भी नंबर लिया, उसमें हम कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको पता है कि नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इनफाइनाइट तक आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो किसी भी नंबर में हम कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 2 3 कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो या तो बड़ा होता है या इक्वल होता है किसके, वही जो नंबर हमने लिया था, उसी के या तो बड़ा या इक्वल होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एग्जाम में भी। लेट्स से हमने नंबर लिया, लेट नंबर इज इक्वल्स टू 6, तो मल्टीपल क्या हो जाएंगे 6 के, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 6 इंटू 2, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है 1, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना नेचुरल नंबर से, तो 6 इंटू 1 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। तो हमने देखा जो हमने नंबर लिया था, तो या तो वो उसी नंबर के, अगर हम उसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो उसी नंबर के इक्वल है या उसके आंसर जो आ रहे हैं उस नंबर से बड़े आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, मल्टीपल, which is option number C is correct, right? Now let's look at question number 6. The difference between 85 and the number obtained by reversing the digits is, कहते कि क्या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस होता है माइनस करना, बट डिफरेंस में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर रखते हैं और छोटा नंबर बाद में रखते हैं। तो उन्होंने डिफरेंस किस किस का निकालना है, 85 का डिफरेंस, और 85 को अगर हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, इनकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें, तो 85 का रिवर्स करके क्या हो जाएगा 58। तो उन्होंने कहा है इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 85 माइनस 58। तो अब हम करके देख लेते हैं। तो 85 आपके पास ओरिजिनल नंबर था, अगर इनकी डिजिट्स को आप रिवर्स कर देते हैं, यानी 5 आगे आ गया, 8 पीछे आ गया, और इनका माइनस करेंगे, 85 बड़ा है वो ऊपर रखा, तो यहाँ पे आप 5 में से 8 नहीं जाता, बोरो लिया, यहाँ पे 15 माइनस 8 हो गया 7, और ये कैंसिल हो गया, 7 माइनस 5 2, तो 27। तो 27 का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप चेक कर लेंगे, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। So question 7 is the natural numbers along with 0 form the collection of। natural numbers में अगर हम 0 को include कर देते हैं तो किसका collection बन जाता है, तो वो collection बन जाता है whole numbers का, क्योंकि natural numbers 1 से start होते हैं, 1 2 3, अभी आपको बताया counting numbers are natural numbers। लेकिन अगर हम 1 से पहले 0 को भी include कर दें, यानी कि 0 को अगर हम natural numbers में include कर दें तो वो कौन सी कैटेगरी बन जाती है, whole numbers की, राइट। तो इसमें डायरेक्ट आप सिंपली आंसर लिख देंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, होल नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज कॉल्ड। सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर कौन सा होता है। अब देखिए 8 डिजिट यानी 8 संख्या होंगी, तो अगर हम ऐसे डैश लगा लें ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कितने डिजिट्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ पे उन्होंने कहा 8 डिजिट्स में, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 यहाँ तक आना चाहिए, 8 डिजिट्स होनी चाहिए, 8 अलग अलग संख्या। लेकिन उन्होंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट का नंबर है, स्मॉलेस्ट का मतलब है, अब जैसे यहाँ पे सभी में 0 0 आएगा, सभी डिजिट्स में 7 डिजिट्स में, और आगे वाली डिजिट में सबसे पहले डिजिट में 1 आएगा, क्योंकि अगर मैं इसे भी 0 ले लूँगी पहले तो सारे 0 0 0 0 की तो कोई डिजिट ही नहीं होती। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर में हमने 1 लिया और रिमेनिंग सारे जीरोस हुए, तो ये बन गए 8 डिजिट्स हो गए ना। टोटल काउंट किया हमने 8 प्लेसेस पे रखा है। अब इसको क्या बोलेंगे, अगर हम गिने 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 1 करोड़। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या हो गया, 1 करोड़। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख के आंसर लिख सकते हैं 1 करोड़। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन।
मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बनाना है। कौन सी डिजिट्स को लेके? 387। लेकिन उन्होंने एक और बात बोली है, बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस, कोई भी एक डिजिट को आप 2 बार ले सकते हैं। क्यों 2 बार ले सकते हैं? क्योंकि डिजिट्स तो उन्होंने 3 ही दिए हैं, 387, और उन्होंने बोला कि 4 डिजिट नंबर बनाओ। अब 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए यानी कि एक डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन रिपीट आप किसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको बनाना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखो 387 में सबसे बड़ी डिजिट है आपके पास 8, तो 8 तो आगे आ जाएगी। आगे टोटल डिजिट्स कितनी आएंगी? 3, क्योंकि टोटल हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट। अब सबसे बड़ी डिजिट बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर है 8, उसके बाद में जो दूसरा नंबर लेना पड़ेगा वो भी हमें 8 लेना पड़ेगा, रिपीट में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट को आप ट्वाइस ले सकते हैं, बट बड़ी डिजिट को ही ट्वाइस लेंगे क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट बनाना है। अब 8 उसके बाद में कौन सा नंबर है जो 3 और 7 में बड़ा है? ऑब्वियसली 7, और लास्ट में बचा 3, तो 8873 ये नंबर है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू 10th क्वेश्चन। इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में बोल रहे हैं कि 10 करोड़ को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं सोल्यूशन में। ये देखिए मैंने आपका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का एक चार्ट बना दिया है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, लास्ट से हम देखते हैं, यहाँ पे ये हो गई वंस की फैमिली जिसमें वंस, टेंस, 100 3 डिजिट्स होते हैं, तो ये होते हैं वंस, टेंस, 100 वंस की फैमिली। देन 1000 10,000 ये होती है 1000 की फैमिली। लाख 10 लाख ये होती है लैक्स की फैमिली। देन करोड़ 10 करोड़, तो ये होती है करोड़ की फैमिली। तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट से 3 डिजिट्स होते हैं, फिर 2 2 2 2 ऐसे चलता है आगे की तरफ, तो ये होता है इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, लास्ट से आगे तक आपका 3 3 की फैमिली में चलेंगे, यानी कि 3 3 मेंबर्स होते हैं हर एक फैमिली में। इंडियन सिस्टम में लास्ट में तो 3 था, फिर आगे 2 2 2 2 था। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे होता है, वंस, टेंस, 100 यानी वंस की फैमिली, 1000 10,000 100,000 ये होती है थाउजेंड्स की फैमिली। देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसे कहते हैं मिलियंस की फैमिली। उसके बाद बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, ऐसे आपका कंटिन्यू चलता रहता है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे। अब 10 करोड़ ये तो है इंडियन सिस्टम में 10 करोड़। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे, देखो 10 करोड़ मतलब कौन सी डिजिट है, अगर हम पीछे से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th डिजिट पे आता है पीछे से 10 करोड़। तो ऐसी 9 डिजिट पीछे से काउंट कर लो। इंटरनेशनल सिस्टम में कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट होती है ये वाली, HM मीन्स 100 मिलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 10 करोड़ को क्या कहेंगे, 100 मिलियन। 100 मिलियन कहेंगे, दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। सो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके देखिए इंस्ट्रक्शंस में पहले ही लिखा था, सेक्शन बी हैज़ 5 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स है ऑब्वियसली आपको सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ। सक्सेसर क्या होता है, जब आप किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं, आगे का नंबर, जस्ट आगे का नंबर होता है सक्सेसर, एंड प्रीडिसेसर होता है जस्ट बिफोर दैट नंबर, यानी एक नंबर पहले, तो -1। तो सक्सेसर में हम करते हैं +1 और प्रीडिसेसर में करते हैं -1। तो आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, इनके आपको सक्सेसर भी निकालना है और प्रीडिसेसर भी, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। लाइकवाइज बी क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स में आपको सॉल्व करना है, सक्सेसर के लिए +1, प्रीडिसेसर के लिए -1। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, राइट। तो ऐसे आप सोल्यूशन करके दिखा देंगे सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का। सक्सेसर में +1 करके सॉल्व कर दिया, प्रीडिसेसर में -1। लाइकवाइज इस बी पार्ट में भी सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में बोल रहे हैं, राइट ए 9 डिजिट नंबर इन इंडियन सिस्टम। आपको एक 9 डिजिट का नंबर लेना है इंडियन सिस्टम में, अपने आप से। यहाँ पे आपको नंबर आपकी ओन उससे है कि कोई भी ले सकते हैं, इन न्यूमरल्स में ले लिया, एंड देन राइट इट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। कह रहे हैं कि वर्ड्स में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में और डिजिट्स लेनी है आपको इंडियन सिस्टम में। तो देखिए अभी मैंने आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का ये चार्ट बताया था। इंडियन सिस्टम में लास्ट से 3
2 ऐसी फैमिली चलती है और इंटरनेशनल में 3 ऐसी चलती है। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी 9 डिजिट नंबर का इंडियन सिस्टम में पहले आप नंबर लो। तो इंडियन सिस्टम में हमें नंबर लेना है। सो राइट डाउन इंडियन सिस्टम। सपोज मैंने नंबर ले लिया, अपने आप से ले लो 94502798 अब आप बोलोगी ये 9 डिजिट्स का तो हो गया मैडम, ये इंडियन सिस्टम में कैसे बना? इंडियन सिस्टम में कैसे बनाएगा? आप इसमें कॉमास लगा देंगे। तो कॉमा क्या होते हैं इंडियन सिस्टम में? पहले लास्ट से 3 प्लेसेस से पहले, क्योंकि वंस की फैमिली, उसके बाद 2 तो यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे। तो ये बन गया आप इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आपने न्यूमरल्स लिख दिए। अब इस इंडियन सिस्टम के न्यूमरल्स को आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है इन वर्ड्स। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले इन डिजिट्स को आप अगेन लिखो 94502798 हमने दोबारा क्यों लिखा है डिजिट्स को? क्योंकि इस बारी कॉमास की पोजीशन बदल जाएगी इंटरनेशनल सिस्टम में। वो क्या हो जाएगी? 3 से पहले। तो यहाँ से 3 से पहले, यहाँ पे भी 3 से पहले और यहाँ पे 3 से पहले। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, ये वंस की फैमिली हो गई। कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो कैसे लिखेंगे? 945 मिलियन 27,983। तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का तरीका। अब आप इसको वर्ड्स में लिख लो, लाइक सो, ये आपने लिख दिया। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, न्यूमरल ले सकते हैं 9 डिजिट में, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम में 3222 का कॉमास लगेंगे और इंटरनेशनल में 333। तो लाइक सो आपको ये लिख देना। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द डिफरेंस। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। किसका डिफरेंस? माइनस किसे करना है? बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 9s। जो यहाँ पे नंबर गिवन है उसमें 2 9 है, उनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 79520986, इसमें यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। ये वाला 9 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? पीछे से काउंट कर लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये 90 लाख है। मतलब 9 के आगे आपके पास जीरोस लगेंगी। कितनी? 6, क्योंकि 6 डिजिट्स आगे ना, आगे 1 2 3 4 5 6, 9 के आगे 6 डिजिट्स। और ये 9 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। तो उसके आगे 2 जीरोस लगेंगे। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गिवन नंबर है वो लिख लो, वो है 79520986, ये नंबर है। अब यहाँ पे आपके पास ये वाला जो डिजिट है, डिफरेंस निकालना है 2 प्लेसेस में। तो डिफरेंस यहाँ पे सबसे बड़ा वाला 9 ये वाला ही हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे ज़्यादा जीरोस है। तो यहाँ पे 9 आपके पास 6 जीरोस हो जाएंगी, बिकॉज ये 90 लाख है। 1 2 3 4 5 6। और माइनस करेंगे इसे, ये वाला दूसरा पोजीशन 9 का है, इसमें आगे 2 जीरोस होंगी क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। तो माइनस करेंगे 900 से। तो सिंपली आप इनको माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये माइनस करके आंसर आ गया 8,991,100। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेस वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालना है। यहाँ पे टू डिजिट्स दे रखे हैं, 9 का आपको निकालना है। तो आप देख लो 9 के आगे कितने डिजिट्स है, जितने डिजिट्स है उतने जीरो लगा दो। दूसरे 9 के आगे कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, तो उसके आगे 2 जीरो लगा दो। उन दोनों का माइनस किया और आपका आंसर आ गया, राइट। सो ये था आपका 13th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर द नंबर 1258 इज डिविजिबल बाय 6। क्या 1258 नंबर 6 से डिवाइड होता है? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। तो रूल क्या कहता है? 6 डिविजिबल कब होता है? 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 into 3, राइट। तो यानी कि अगर डिविजिबिलिटी बाय 2 पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाय 3 पता होना चाहिए, दोनों ही से पास हो जाएगा, तब ये 6 से भी पास हो जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट प्लेस चेक करना है आपको गिवन नंबर का। यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई डिजिट्स है तो पूरा का पूरा नंबर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1258 में यूनिट प्लेस में क्या है? 8। तो अभी मैंने बताया 0 2 4 6 8 इनमें से कोई डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे है नंबर के, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 में क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स का सम करते हैं। अब सम करने के लिए क्या होता है? यहाँ पे 1258 है, तो 1 + 2 + 5 + 8।
अगर हम इनको प्लस करें तो ये आता है 8 + 2 10 + 5 15 + 1 16, और 16 को स्प्लिट करके 1 + 6 आता है 7। तो क्या 7 3 के टेबल में आता है? नो, 7 तो नहीं आता। तो यानी कि 3 के टेबल में फेल हो गया डिविजिबिलिटी रूल में, बट 2 के उसमें पास हो गया ये नंबर। बट ये दोनों में ही पास होना चाहिए था, तभी ये 6 में डिविजिबल होता। तो यहाँ पे सिंस 3 के टेबल से ये फेल हो गया, सो दैट मीन्स 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, राइट। तो आपको रूल पता चल गया। अब इसे लिखना कैसे है वो आप देख लीजिए। ये आपका लिखने का मेथड हो गया। गिवन नंबर था 1258। 1258 को आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 6 के लिए दैट मीन्स आपको 2 और 3 दोनों का चेक करना पड़ेगा। 2 के लिए लिख दिया हमने, सिंस इन 1258 यूनिट डिजिट क्या है आपके पास? 8। 1258 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 8। तो यानी कि 1258 डिविजिबल हो गया 2 से, क्योंकि आपका डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल ये होता है कि आपको चेक करना होता है 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई डिजिट है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। सो ये 1258 डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट 3 के लिए आपको सम ऑफ डिजिट्स करना है। सम आपका करके आया 7। 7 मल्टीपल नहीं है 3 का, दैट मीन्स 1258 डिविजिबल 3 से नहीं हो रहा। तो 1 से नहीं हो रहा, दैट मीन्स कंप्लीट नंबर ये फेल हो गया, डिविजिबिलिटी बाय 6 नहीं है। तो ये आपका लिखने का मेथड हो गया। आपको एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। आपको सिंबल्स लगाने हैं। ये सिंबल होता है ग्रेटर का, ये सिंबल होता है लेस देन का। तो यहाँ पे देखेंगे -9 एंड -15, ये दो नंबर्स के बीच में कौन सा सिंबल आएगा? देखिए माइनस में अगर आपका सिर्फ 9 और 15 होता तो ऑब्वियसली आप देख के बता देते 15 इज ग्रेटर, बट माइनस जब लग जाता है, जो जितना बड़ा दिखता है वो एक्चुअल में उतना छोटा होता है। तो -9 और -15 में यहाँ पे जो -9 है वो छोटा है -15 से। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को, -9 जो है वो बड़ा है -15 से, तो -9 की तरफ यहाँ पे फेस एक ग्रेटर का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकेंड पार्ट, -10 एंड 10। अब यहाँ पे -10 है नेगेटिव में और यहाँ 10 है, तो ऑब्वियसली 10 बड़ा है, 10 ग्रेटर है। तो यहाँ पे आपके पास -10 जो है छोटा हो जाएगा 10 से, तो यानी कि इस साइड को फेस। आपको पहले डिजिट को चेक करना होता है। अगर पहला डिजिट बड़ा है दूसरे डिजिट से तो ग्रेटर का साइन, पहला डिजिट छोटे डिजिट से छोटा है तो लेस देन का साइन। यहाँ पे बच्चों ने कंफ्यूजन में गलती में क्या किया है, जब मैंने पेपर्स चेक करे थे -10 एंड 10 में यहाँ पे माइनस सोचा कि माइनस है तो इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू तो आपको क्वेश्चन में भी नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं ग्रेटर और लेसर बताना है। तो यहाँ -10 एंड 10 है, वो -10 नहीं है, सो -10 इज स्मॉलर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में 0 एंड 3। 0 बड़ा है कि 3? 0 ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, 3 ग्रेटर है तो 0 छोटा हो जाएगा, तो इसके यहाँ पे भी ऐसा सिंबल आ जाएगा। पहले को आपको चेक करना है। लाइकवाइज फोर्थ पार्ट में -28 एंड 17। अब ये माइनस में है, ये पॉजिटिव का 17 है, तो पॉजिटिव का बड़ा होगा, माइनस का तो और नेगेटिव यानी छोटा हो गया, तो -28 छोटा है, तो ये फेस आपका इस साइड हो जाएगा लेस देन का, राइट। सिंपली इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ सिंबल्स लगानी थी। ओके, सो दिस वाज योर सेक्शन बी। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ये वीडियो चिल्ड्रन थोड़ा लेंथी हो जाएगा बिकॉज पूरा पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेक्शन सी। तो 16th क्वेश्चन है। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चंस हैं, कैरी 3 मार्क्स ईच। तो सेक्शन सी में आपके 3 मार्कर्स के क्वेश्चन हैं। सो 16 क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, दैट मीन्स ऑब्वियसली एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा। फाइंड द सम, आपको सम निकालना है। अब यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, बीच में प्लस और माइनस भी आ रहा है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इसका ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ -13 है, ब्रैकेट हटा दिया, -13 ही बाहर आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस साइन और यहाँ देख रहे हैं माइनस साइन। जब दो साइन ऐसे आपस में आ जाते हैं साथ में, तो प्लस माइनस का रूल हमेशा याद रखिए, जब प्लस माइनस हमेशा माइनस का साइन बाहर आता है। प्लस माइनस माइनस, और ये 19 यहाँ आ गया, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, प्लस 15 प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 10। अब आप देख रहे हैं 13 के आगे माइनस साइन, 19 के आगे माइनस साइन, 10 के भी आगे माइनस साइन, और ये जो प्लस 15 है, 15 के आगे प्लस का साइन। तो हम क्या करते हैं, जो माइनस माइनस वाले हैं इनको आगे कर लेते हैं। तो -13 -19 और इस -10 को भी आगे ले आओ, +15 को पीछे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये तीनों माइनस लगा हुआ है इनके आगे, ये अकेला प्लस का है। तो ये माइनस 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 में, जब भी माइनस का रूल आप याद रखें, सारे माइनस के हैं तो
वो प्लस हो जाते हैं, वो सारे नंबर्स प्लस हो जाते हैं जिनके आगे माइनस का साइन है, बट साइन उनका माइनस का रहता है। मतलब 13, 19 और 10 को आप प्लस कर लेंगे बट उनके आगे साइन माइनस का लगाएंगे, तो माइनस माइनस इज प्लस बट साइन रिटेन रहेगा माइनस का। तो 13, 19 और 10 को इसको आप प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 42, माइनस का 42, और ये प्लस 15 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब ये 42 माइनस का है, 15 प्लस का। तो अभी भी मैंने बताया था जब यहाँ किया था प्लस माइनस माइनस, तो 42 में से 15 माइनस करेंगे, तो 42 से जो 15 माइनस करेंगे आएगा 27। बट यहाँ पे साइन किसका लगाएंगे 27 के आगे, जो बड़ा डिजिट है। 42 और 15 में जो डिजिट 42 बड़ा दिख रहा है उसके आगे साइन माइनस का है, तो माइनस का 27, तो आंसर आएगा -27। ये इंटीजर्स के रूल्स होते हैं, ठीक है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। सो आंसर आ जाएगा -27। अब हम देखते हैं 16th का बी पार्ट। बी पार्ट में बोल रहे हैं सॉल्व -8 + 12 -2 यूजिंग नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन में सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में तो आपको फाइंड द सम बोला था तो आपने सॉल्व करके दिखाया था, बट यहाँ पे नंबर लाइन में सॉल्व करना है। तो नंबर लाइन में सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आप एक लाइन बनाते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे -8, तो -8 से हम स्टार्ट करेंगे, +12 यानी कि प्लस मतलब राइट साइड में जाना है, तो -8 से हम 12 स्टेप्स आगे जाएंगे, और जब 12 तक पहुंच जाएंगे फिर -2 भी है, तो यानी रिवर्स पीछे आएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना दी है। तो उन्होंने कहा है डिजिट्स, उन्होंने नंबर क्या लिख के दिया है, आपको सॉल्व क्या करना है, -8 + 12 -2 ये है। अब -8 कहाँ है, ये देखिए, सबसे पहले लिखना क्या होता है, मिडल में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। उन्होंने कहा -8 + 12, तो -8 से 12 नंबर्स आप आगे जाएंगे, यानी कि राइट साइड में जंप करके जाएंगे। देखिए, तो -8 से हमने जंप कर लिया, कैसे, -8 से -7 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो उन्होंने बोला था ना -8 में +12 मतलब राइट साइड आपने जंप करना है 12 स्टेप्स। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, 4 पे पहुँच गए, राइट साइड में हमने प्लस किया। अब वो कह रहे हैं कि -2 यानी कि -2 मतलब जिस नंबर तक आप पहुँच गए 4 तक पहुँच गए। अब यहाँ से आपको माइनस यानी रिवर्स में उल्टा आना है, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स। तो 4 से उल्टा आए यहाँ पे आप 3 पे, फिर 3 से उल्टा आए आप 2 पे, तो यानी कि फाइनली आप कहाँ पहुंच गए, 2 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। सो 2 इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद 2। तो ये आपको देखिए, इसमें आपने सॉल्व करके दिखाया था, बट इसे कहते हैं नंबर लाइन में सॉल्व करना। तो नंबर लाइन में सॉल्व करने के बाद फाइनल आप 2 पे पहुंच गए, सो 2 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट, सी पार्ट। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मतलब जो आगे के नंबर्स होते हैं, जो आपको गिवन नंबर है उसमें +1 करते रहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10,999 में +1 करेंगे तो आएगा 11,000। फिर 11,000 में +1 किया 11,001, फिर 11,001 में प्लस किया 11,002। तो यही तो बोला, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स मतलब आफ्टर 10,999। तो आपको नेचुरल नंबर्स निकालने, यानी कि आपको सक्सेसर निकालना है एक टाइप से। तो ऐसे आप सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। ये +1 किया, आंसर आया, जो आंसर आया उसमें अगेन +1 किया, फिर जो आंसर आया उसमें अगेन +1 किया। तो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, ये 3 आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में आपका और लिखा है। तो चिल्ड्रन, जब भी 2 क्वेश्चन के बीच में और लिखा होता है, और मीन्स आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, आपकी चॉइस है, आप ये वाला अटेम्प्ट कर लो या आप ये वाला अटेम्प्ट कर लो। दोनों अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स 2 टाइम्स नहीं मिलेंगे, वो एक्स्ट्रा लिख देगा टीचर, ठीक है। तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है जो आपको ईजी लगता हो। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट सिलने के लिए, एक शर्ट की सिलाई के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड, इतने कपड़े की जरूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लोथ, तो अगर हमारे पास टोटल इतना कपड़ा है, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। तो अगर हमारे पास टोटल कपड़ा है 40 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इस कपड़े से कितनी शर्ट्स सिलाई हो जाएंगी और कितना कपड़ा आपका लेफ्ट आउट रिमेनिंग बच जाएगा,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर है, यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। मतलब आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर में कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100, तो 2 मीटर में 2 इंटू 100 दैट इज 200। तो 200 प्लस 15 यानी कि ये हो गया 215 सेंटीमीटर। पहले आप इन दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, बाद में डिवाइड करना इजी हो जाएगा। लाइकवाइज 40 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है। 40 मीटर कितना हो गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर। 40 इंटू 100 4000 प्लस 50 यानी कि 4050 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4050 को 215 से। जो कोशंट आएगा, जो आपका डिवाइड करने के बाद कोशंट आएगा, दैट मीन्स उतनी शर्ट्स आपकी सिल जाएंगी, ठीक है ना। और जो रिमाइंडर बच जाएगा यानी कि उतना कपड़ा बच जाएगा टोटल में से, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका आप देख लीजिए। तो देखिए हमने सॉल्व कैसे किया है। पहले 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड 40 मीटर 50 सेंटीमीटर, इनको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, हमें पता है वी नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सॉल्व करके दिखा दिया आपने। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को 2 इंटू 100 प्लस 15 सॉल्व करने के बाद 215 सेंटीमीटर। लाइकवाइज 40 मीटर 50 सेंटीमीटर को सॉल्व किया। 40 मीटर को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज मीटर में ओनली 40 है, तो 40 इंटू 100 प्लस 50 सॉल्व करने के बाद आया 4050 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 4050 को डिवाइड करेंगे 215 से, तो ये मैंने डिवाइड करके दिखा दिया। तो देखिए 4050 को 215 से डिवाइड किया, 215 1 सा किया आपने 215, ये आ गया 5 माइनस 5 0, 0 में से 1 नहीं जाता, बोरो लिया, 10 माइनस 1 9, 3 माइनस 2 1, नेक्स्ट डिजिट उतार लिया। फिर 215 को 8 से किया तो 1720, रिमाइंडर आ गया 180। तो जितना क्वोशंट आता है दैट मीन्स वो कंप्लीट शर्ट स्टिच हो गई। तो 18 शर्ट स्टिच हो गई और कितना कपड़ा लेफ्ट आउट हो गया 180 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो 18 शर्ट स्टिच हो गई और 180 सेंटीमीटर कपड़ा आपका बच गया। और अगर 180 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना हो मीटर और सेंटीमीटर में, तो आप कैसे लिख सकते हैं 180 सेंटीमीटर को 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, है ना, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 प्लस 80 मतलब 180। सो ऐसे आप लिखेंगे लास्ट में हेंस लाइन 10 आउट ऑफ 40 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लोथ, ये जो टोटल कपड़ा था 18 शर्ट्स कैन बी मेड, 18 शर्ट्स बन जाएंगी एंड 180 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ विल बी लेफ्ट, राइट। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था आपका, ठीक है। तभी देखिए एग्जाम में भी आया है। या आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में हमेशा याद रखें आपको स्टेटमेंट में हेंस लाइन को कंक्लूड करना है। अब ये 17th क्वेश्चन का ही आपका और पार्ट भी है, अब हम वो भी देख लेते हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65। एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, बल्कि करना था 56 से मल्टीप्लाई और कर किसने उसने कर दिया 65 से। बाय मिस्टेक उसने 65 से कर दिया, बल्कि करेक्ट उसको 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था। By how much was his answer greater than the correct answer? तो ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट आएगा। तो कह रहे जो करेक्ट आंसर था रॉन्ग आंसर से कितना बड़ा है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले उसने रॉन्ग क्या कर दिया, उसने रॉन्ग कर दिया 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दी, ये उसने रॉन्ग कर दिया। बल्कि राइट क्या था 7236 को किससे मल्टीप्लाई करना था 56 से। अब उन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि ये जो आंसर आया है इस वाले आंसर से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस कैसे करते हैं, आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 7236 को 65 से अलग से मल्टीप्लाई किया, फिर 7236 को 56 से अलग से मल्टीप्लाई किया, फिर उन दोनों के आंसर्स को माइनस किया। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये ईजी वे में कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन लिख दिया हमने 7236 से 65 से, फिर हमने राइट मल्टीप्लिकेशन लिख दिया 7236 को 56 के। अब हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों के आंसर्स का, यानी कि 7236 मल्टीप्लाई 65 माइनस करना है 7236 मल्टीप्लाई 56। आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इसके पास भी 7236 है, इसके पास भी 7236 है, यानी कि दोनों के पास कॉमन है। तो जो कॉमन चीज़ होती है उसको हम एक बार ही लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। कैसे, 7236 को आपने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या रह गया 7236 तो बाहर आ गया, यहाँ पे अंदर रह गया 65, यहाँ पे माइनस का साइन, ये 7236 तो बाहर ही आ गया, ये अंदर रह गया 56। अब देखो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 7236
बीच में कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है यहाँ पे। 65 को माइनस करेंगे 56 से, ये आएगा आपके पास 9। ओके अब सिंपली 7236 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 6 54, 4 हेयर, देन 2 1 एंड 65, तो 65,124। तो उसका जो करेक्ट आंसर था रॉन्ग आंसर से इतना बड़ा है। अब इसके बाद आप हेंस लाइन भी लिखेंगे, बट ये रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे हो जाता है, सेम नंबर्स होता है, आपको अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना कि इनका अलग अलग निकाल के फिर माइनस कर रहे हैं। आप जस्ट कॉमन ले लो वो नंबर और माइनस करके सिंपली एक बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इसकी हेंस लाइन लिख लो। So wrong answer was greater than right answer by 65,124. तो चिल्ड्रन हमेशा याद रखें, जब भी आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होता है तो आपको आंसर में लास्ट में हेंस लाइन भी लिखनी है, सो डैट आपके मार्क्स फुल आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन सी में ओनली 2 क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है, 18 एंड 19। ये आपके 4 मार्क्स के हैं दोनों क्वेश्चंस। अब हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। एक नोटबुक बनाने के लिए कितनी शीट्स ऑफ पेपर हमारे पास अवेलेबल है? 75,000। पूरी एक नोटबुक बनाने के लिए टोटल शीट्स है हमारे पास 75,000। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, और हर एक शीट से, सिंगल शीट से आपकी 8 पेजेस की एक नोटबुक बनती है, और हर एक नोटबुक में 200 पेजेस है। तो 3 चीज़ें गिवन है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे आपको शीट्स गिवन है 75,000। हर एक शीट में से आपकी 8 पेजेस ऑफ नोटबुक बनती है, और ईच नोटबुक में 200 पेजेस है, यानी 3 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। ए पार्ट में बोल रहे हैं हाउ मेनी पेजेस कैन बी मेड फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर अवेलेबल। तो यहाँ पे कितने पेजेस बनेंगे जितने आपके पास शीट्स अवेलेबल है। शीट्स कितनी है? 75,000, और एक शीट से आपके 8 पेजेस बनते हैं, तो यानी कि कितने पेजेस बनेंगे? सिंपली आप 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, आंसर आ जाएगा। भाई यही तो है ना, टोटल आपके पास शीट्स है 75,000 और एक शीट से आपके 8 पेजेस की नोटबुक बनती है, तो टोटल कितने पेजेस की नोटबुक बनेगी? 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो जितना पेपर आपके पास है उससे कितनी नोटबुक्स बनेंगी, तो इसका आंसर आपका इससे रिलेट होगा। तो ए पार्ट से सबसे पहले आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे 75,000 को 8 से, 75 को 8 से कर लो तो हो जाएगा 5 8 40, 0 ऊपर के कैरी, 7 8 56 प्लस 4 60। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 6 के आगे हाउ मेनी जीरोस, 6 के आगे ये हो जाएगा 6 लाख, 6 के आगे 5 जीरोस, तो ये 6 लाख आ गया। तो कितनी नोटबुक्स बनेंगी? आप इस 6 लाख को कितने से डिवाइड कर देंगे? डिवाइड कर देंगे कितने, एक नोटबुक में 200 पेजेस है, उन्होंने बोला हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड, तो डिवाइड कर देंगे 200 से, 2 0 कैंसिल कर देंगे, एंड 2 3 6 डिवाइड कर लो, 2 3 6, साथ में 3 जीरो, तो 3000। तो 3000 आपकी नोटबुक्स बनेंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसको लिखने का मेथड मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। सो ये लिखने का मेथड देख लीजिए। नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल कितनी थी? 75,000। एक शीट से कितने पेजेस की नोटबुक बन रही है? पेजेस बन रहे हैं 8, सो नंबर ऑफ पेजेस फ्रॉम वन शीट 8। तो ए पार्ट में क्या पूछा हुआ था आपसे? ए पार्ट में था हाउ मेनी पेजेस कैन बी मेड फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर अवेलेबल। तो टोटल जितनी शीट्स हैं, एक नोटबुक से 8 पेज बन रहे हैं, तो टोटल पेजेस कितने बनेंगे 75,000 से? सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर दिया 8 को 75,000 से। ये सेंटेंस आप लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑब्टेन्ड। बी पार्ट में पूछा हुआ है कि कितनी नोटबुक्स बनेंगी अगर एक नोटबुक में 200 पेजेस है। नंबर ऑफ पेजेस इन ईच नोटबुक 200, और टोटल पेजेस कितने हैं? 6 लाख। तो 6 लाख को 200 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और 2 3 6, साथ में 3 जीरो, तो 3000। तो ये था आपका 18th क्वेश्चन, राइट। इसमें 2 पार्ट्स थे। नाउ मूविंग ऑन टू 19th क्वेश्चन। 19th में क्या बोल रहे हैं? अभी 4 मार्क्स की क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन एक्चुअली इतनी नहीं है, आपको समझना है बस, ठीक है, इजी है। 19th, हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको 60 के 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज दे रखे हैं। मिसिंग नंबर्स मतलब जो क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं फैक्टर ट्री बना देती हूँ और फिर आपका मिसिंग नंबर देखते हैं। तो देखिए, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये दोनों ही फैक्टर ट्रीज आपके 60 के हैं। तो जहाँ पे मिसिंग नंबर्स है, मतलब जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, वो आपको फिल करने हैं।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस फैक्टर ट्री को देखो, 60 ये 2 में डिवाइड है, 6 एंड 10, 6 10 का कितना होता है 60, यहाँ तक ठीक है। अब 6 किस में है, 2 एंड क्वेश्चन मार्क, 6 के क्या फैक्टर होंगे, 6 होता है 2 3 6, तो 2 तो पहले ही गिवन है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 2 3 6 हो गया। लाइकवाइज अब यहाँ पे 10 है, 10 को 2 में डिवाइड कर रखा है, 5 और एक दूसरा नंबर, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 10 आएगा, ऑब्वियसली 5 को 2 से करूंगी, 5 2 10, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में 2 आ जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया पहला फैक्टर ट्री जिसमें आपने मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट कर दिए। कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिंपली आपको नंबर्स आपको लिख देने हैं मल्टीप्लाई करके आपको, और बस आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए 60, यहाँ पे 60 को 2 में डिवाइड किया, यहाँ 30 और क्वेश्चन मार्क, 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आएगा, 30 2 60, तो 2 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 30 को डिवाइड किया हुआ 2 में, 10 एंड क्वेश्चन मार्क, 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आएगा, 10 3 30, तो इस क्वेश्चन मार्क में आ गया 3। नेक्स्ट देखेंगे 10 को 2 में डिवाइड किया हुआ, 10 को किन दो नंबर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं कि 10 आए, 2 5 10 हो सकता है, 5 2 10 हो सकता है, 10 1 10 हो सकता है। तो ये आप अपने आप से कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 2 एंड 5। आप 5 को आगे 2 को बाद में कर सकते हैं, आप 1 को यहाँ पे 10 को यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि 1 10 10 या 10 1 10, 2 5 10 या 5 2 10, आप आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका वो नंबर बनना चाहिए। तो ये था आपका फैक्टर ट्री का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, मतलब कौन से, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, ये सेक्शन डी में थे, तो ये 4 मार्क्स में थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन डी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में गिवन है, देख लीजिए। सेक्शन ई में 1 क्वेश्चन है कैरिंग 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन, 6 मार्क्स। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। The highest common factor HCF of 2 or more given numbers is the highest or greatest of their common factors, and lowest common multiples of 2 or more given numbers is the lowest or smallest or least of their common multiples। इन्होंने क्या है, यहाँ पे सिर्फ HCF और LCM की डेफिनेशन गिवन है कि HCF किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का HCF, मतलब उनके कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर होता है उसे HCF कहते हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM, 2 या 2 नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है, तो जितने कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनका लोएस्ट या स्मॉलेस्ट या लीस्ट, ये तीनों एक ही वर्ड है, इसने और लगा दिया, उसको एलसीएम कहते हैं। तो ये तो हो गई एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, वो देख लेते हैं क्या है। तो बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके आंसर्स करने हैं आपको ए पार्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट दे रखे हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपका सिंगल डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो क्या बोला हुआ है, एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 लगातार के, कंसेक्यूटिव होता है लगातार के, 1 आफ्टर अनदर, 2 लगातार के इवन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल्स में आते हैं। जैसे इवन नंबर्स की बात करूँ 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलते रहते हैं। अब उन्होंने कहा 2 लगातार के इवन नंबर्स, यही तो हो गए लगातार के, पहला 2 है तो दूसरा 4 हो गया लगातार में इवन, 4 के बाद 6 हो गया, ऐसे इनका कह रहे हैं इनका एचसीएफ क्या होगा। तो अगर मैं कोई 2 नंबर्स लगातार के ले लूँ, सपोज मैंने 4 एंड 6 ले लिया, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। तो 4 का जैसे निकाला आपने प्राइम फैक्टर्स, 2 से किया, 2 2 4, 2 1 2, 2 इंटू 2 आया, 4 का क्या है 2 इंटू 2, ऐसे अब हम 6 का निकाल लेते हैं, 6 का 2 3 6, 3 1 3, तो 4 का आया 2 इंटू 2, 6 का आया 2 इंटू 3, है ना। तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल, ओनली 2 कॉमन है, तो एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या आ गया 2। अब जरूरी नहीं है कि आपने 4 एंड 6 का, आप किसी भी 2 लगातार का चेक कर सकते हैं। सपोज मैंने 8 एंड 10 का चेक किया, 8 एंड 10 का मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। 8 का है 2 से किया, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी 8 के फैक्टर्स कितने आए 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 8 से नेक्स्ट लगातार का कंसेक्यूटिव देखना है। लगातार में नेक्स्ट है 10, 2 से किया 2 5 10, 5 से किया 1, तो 10 के कितने आए 2 इंटू 5, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 2, यानी कि एचसीएफ ऑफ इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है 2। तो किसी का भी आप चेक कर सकते हैं, लगातार में इवन नंबर्स का आएगा 2, तो आंसर आप डायरेक्ट लिख देंगे 2। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझा दिया कि कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब आपको ऑड नंबर्स का करना है, जैसे इवन नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड हो जाएंगे। तो ऑड नंबर्स अगर हम देखें तो हो जाएगा 1 3 5 7 9
एंड सो ऑन टू। अब कोई भी दो ले लो, हमने दो लगातार के ऑड नंबर्स ले लिए, इनका HCF 3 ऑड नंबर्स मोस्टली प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो 3 का निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 1 जा 3, 5 का निकाला 5 1 जा 5। तो 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 के फैक्टर्स 3 ही है, बट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 3 को हम 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, लाइकवाइज 5 को हम 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, 1 इज अ कॉमन नंबर इन एवरी फैक्टर्स, सो 1 है। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया दोनों का, 1। तो आप दो लगातार के ऑड नंबर्स का अगर HCF निकाले तो आंसर क्या आएगा, 1। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 1, राइट। तो आपको आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि इवन नंबर्स का, कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF कैसे निकालना है एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF कैसे निकालना है, राइट। सो ये डायरेक्ट आंसर्स लिख देंगे। नाउ बी पार्ट देखिए, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। दो अलग अलग टैंकर्स हैं, एक टैंकर्स में 850 लीटर तेल आता है केरोसिन का और दूसरे टैंकर में 680 लीटर्स। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है ऑफ ए कंटेनर, किसी अलग कंटेनर की, विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो कहते हैं आपको एक तीसरे टैंकर की कैपेसिटी निकालनी है जिसमें ये दोनों जो टैंकर्स का केरोसिन ऑयल है वो तीसरे टैंकर में आ जाए पर नंबर ऑफ टाइम्स में आए। तो कैसे निकालेंगे, आपको हमेशा सिंपली याद रखना है, जब भी मैक्सिमम वर्ड हो तो आपको HCF निकालना है, मिनिमम हो या लीस्ट हो तो आपको LCM निकालना है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, मैक्सिमम बोला है तो सिंपली आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF किन दोनों नंबर्स का, इन दोनों नंबर्स का, जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा, राइट। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो अब इसको लिखना कैसे वो हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में सेक्शन ई का 20 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स के भी आंसर लिख दिए हैं, आपको एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर दिया है कैसे आपको HCF निकालना है। बी पार्ट में आपको मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि HCF फाइंड आउट करना है, किनका, 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स। तो यहाँ देखेंगे कैसे करते हैं। 850 का पहले आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले, ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट नंबर। 2 से किया 425 आया, देन 5 से किया 85, 5 से किया 17 और फिर 17 इज द प्राइम नंबर, तो वो किसी और के टेबल में नहीं आता, 17 1 जा 17। लाइकवाइज आपने 680 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, ये आ गए। तो 850 के निकाले, इनको मल्टीप्लाई में लिख दो, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। लाइकवाइज 680 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन है, सर्कल कर लिया, देन 5 5 कॉमन एंड 17 17 कॉमन। तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 2 5 एंड 17, इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया, 2 5 जा 10, 10 17 जा 170। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना आ गया, हेंस रिक्वायर्ड मैक्सिमम कैपेसिटी इज 170 लीटर्स। तो मैक्सिमम जब भी वर्ड आए आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में, आपको हमेशा माइंड में क्लिक करना चाहिए, HCF फाइंड आउट करना है, राइट। सो दिस वाज योर बी पार्ट। अब लास्ट देख लेते हैं सी पार्ट। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। मॉर्निंग वॉक करने के लिए 3 लोग एक साथ निकलते हैं। Their steps measure 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब ऑब्वियसली कोई थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई थोड़ा सा छोटा होगा, जो बड़ा होगा उसका फुट स्टेप ज़्यादा बड़ा होगा। तो पहला जो है वो 80 सेंटीमीटर पहला स्टेप रखता है, दूसरा 85 सेंटीमीटर और तीसरा 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज हुआ है, तो जैसे वहाँ पे हिंट था मैक्सिमम HCF, मिनिमम मतलब LCM फाइंड आउट करना है। मिनिमम कितना उन्हें वॉक करना पड़ेगा सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो तीनों वो सेम डिस्टेंस उतने ही स्टेप्स में कंप्लीट कर लें, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मिनिमम मीन्स LCM फाइंड आउट करना है। LCM किनका, इन 3 नंबर्स का, 80 85 एंड 90 का। तो ये सोल्यूशन कर लेते हैं। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। मिनिमम डिस्टेंस मतलब LCM निकालना है 80 85 एंड 90 का। 80 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 85 के निकाले एंड 90 के निकाले। 80 के कितने आए, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स एंड 5, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 5, जो जितने टाइम्स होता है उसकी पावर में चढ़ा दो, 2 की पावर 4 इंटू 5। 85 है 5 इंटू 17, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, एज इट इज लिख दिया। 90 है 2 सिंगल टाइम, 3 2 टाइम्स और 5 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2। तो LCM क्या होता है, जो जितने मैक्सिमम टाइम्स होता है एक रो में उसे लेते हैं। तो LCM कितना हो गया, 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे सिंगल 2 है, तो मैक्सिमम कौन है, 2 की पावर 4, वो लिख दिया। फिर हम नेक्स्ट डिजिट है 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे है ही नहीं कहीं दोनों में, तो 3 की पावर 2। फिर 5 सिंगल टाइम है, एक बार लिख दिया, और एक डिजिट है 17। इन तीनों को इनको मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 4 मतलब 16,
2 2 4, 2 8 2 16, 3 का पावर 2 मतलब 3 3 9, 16 इंटू 9 144, 15 इंटू 7 किया, इन चारों को मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 12240। तो मिनिमम इतना उन्हें चलना पड़ेगा सो दैट दे ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, राइट। सो दिस वॉज योर आंसर 12240। सो यहाँ पे चिल्ड्रन आपका ये कंप्लीट होता है 40 मार्क्स के पेपर का सोल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कैसे आपका ये सेक्शन वाइज डिवाइड हुआ है पेपर। 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ था। सेक्शन ए में 1 मार्क्स थे तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया। सेक्शन बी सी डी ई जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते रहे आपका सोल्यूशन भी आपको शो करके दिखाना है और लिखने का तरीका भी मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया है। ये पेपर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आगे जब भी आपके पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे तो आपको पैटर्न भी समझ में आ गया किस टाइप का पैटर्न होता है 40 मार्क्स के पेपर में। मैं ये होप करती हूँ कि आप ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे सो डैट आपको इसमें ग्रिप बन जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ ऑल्सो।